जी, करें शुरू अपने। सबसे पहले अपने को अपने सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि क्या हम गणित कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, है ना? क्योंकि आज अगर अपनी गणित की इस क्लास के अंदर बैठे हैं तो उसका बड़ा कारण है लास्ट पेपर। यदि लास्ट पेपर ऐसा ना हुआ होता, तो शायद आज भी अपने गणित ना पढ़ रहे होते, है ना? क्योंकि पिछले पेपर से अपने को ये तो पता चला कि यदि हम इन 20 प्रश्नों को शायद तक हो सकता है आपने 20 के 20 स्किप किए हों, जिनमें गणित, रीजनिंग, स्टैटिक्स, साइंस और इंग्लिश। अगर इन 20 प्रश्नों के बिना हम चले थे तो केवल 55 प्रश्नों के साथ फाइट कर रहे थे, और 55 प्रश्नों में ऐसा हुआ कि हम एक जो क्वालिफाई स्कोर था उसको पास नहीं कर पाए। अब हमें लगता है कि शायद यही वो सब्जेक्ट है जिनको हमने स्किप किया, उनको पढ़ना चाहिए, और उसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा स्कोर बनेगा। और दूसरी बात रहती है कि हम सब्जेक्ट को अपना कितना भी अच्छा कर लीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सब्जेक्ट के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। आपको लीड करवाता है, आपको बॉर्डर से आगे धकेलता है, उसका बड़ा कारण होता है या बड़ा जो सब्जेक्ट रहता है वो फर्स्ट पेपर रहता है। अब फर्स्ट पेपर में इन 10 प्रश्नों के साथ अपने आज शुरुआत करेंगे। 2011, 13 और 15 से पहले की भर्ती तक आपने इन विषयों से 12 क्वेश्चन आते थे। तो पहले मैं आपको अपना अब तक के आरपीएससी के द्वारा 2011 से लेके अब तक के जितने कुल मिलाकर 17 पेपर अलग अलग वैकेंसीज के अंदर ले चुका है, भले वो संस्कृत विभाग की हो या सामान्य विभाग की। हम पहले ये इंट्रो लेना चाहेंगे कि क्या करता आ रहा है आरपीएससी इन 3 सब्जेक्ट के साथ में, जिसमें हमें यूं लगता है कि रीजनिंग तो हम कर सकते हैं, गणित और स्टैटिक्स हमें समझ में आता नहीं, और क्वेश्चन की शक्ल देखते ही हम ज्यादातर स्किप कर जाते हैं। मैं यहां से इतना ही कहना चाहूंगा कि कैसा पेपर आएगा ये मुझे नहीं पता, पर किस प्रकार का आ रहा था ये मुझे बड़ी अच्छी समझ है। हम उसी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार का आरपीएससी अपने सामने पेपर बनाए। लेकिन फिर भी यदि कुछ नए क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आप उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन आज के जिस समय में हम क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, अगर उसके लिए पेन चला रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अपने अंदर समझ बनी है और उस समझ के साथ में ही आप कर पाएंगे। तो अब तक क्या रहा पहले उसके बारे में अपने बात करेंगे, और क्या तरीका रहेगा पहले मैं वो बता दूं, फिर अपने देखते हैं किसका। आज अपना जैसे फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस का इंट्रो को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन डेमो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा डेमो नहीं है, मैं फर्स्ट डे ही आपका सिलेबस शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके पास में समय का अभाव है सबसे बड़ा। बाकी सब चीजें आपके पास में, क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है। आपके फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट है और उसमें मैं केवल अपना डेमो के तौर पर 5-4 दिन निकाल दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहला दिन है, मैं सिलेबस शुरू करूंगा। आपको 2-3 दिन जज करना है अपने आप को कि क्या हम इस प्रकार के गणित विषय को पकड़ पाएंगे और क्या हमारी वो क्षमता है। क्योंकि प्रत्येक ह्यूमन के अलग अलग नेचर होता है, प्रत्येक ह्यूमन के अलग अलग क्षमता होता है, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। पर इतना कहता हूं, इस क्लासरूम में बैठने के बाद में गणित कर जाएंगे आप। कैसे तो अभी देखेंगे, फिलहाल अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे। अब इंट्रो के बाद में अपना आज क्लास सिलेबस जो है वो शुरू हो जाएगा, और सिलेबस शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक होने के बावजूद आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा जितना आपके समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागना है, छोड़ देना है उस हिस्से को। लास्ट अगर मैं बात करूं 2024 की इस भर्ती के अंदर जो अपना हुआ था, बिल्कुल बकायदा अगर आप यूट्यूब पर क्लास देखते हैं और कभी मेरी क्लास आपके सामने है, तो मैंने लास्ट पॉइंट तक ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो मेरे कहने से निवेदन मेरा ये है कि आप अपना 3D स्टैटिक्स कम से कम इन 2 को पकड़ लीजिए। समय मिलता है तो बहुपद और रैखिक समीकरण वाला, नंबर सिस्टम के पीछे बिल्कुल नहीं जाना। उसका बड़ा कारण क्या है कि नंबर सिस्टम एक सबसे वाइड टॉपिक है, मतलब एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तब जब वो क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से फ्रैक्शन भिन्न में चला जाता है, भिन्न से वर्गमूल में चला जाता है, वर्गमूल से घातांक में चला जाता है,
तो वो एक अकेला टॉपिक नहीं है, वो 4 से 5 टॉपिक को मिलाकर आरपीएससी एक अकेला नंबर सिस्टम बोल रहा है। तो उसके पीछे जाने के बजाय हमें उसे उठाना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा सेफ रहे। और अगर आप लास्ट एग्जाम के अंदर कुछ ही दिन के लिए 3D यानी क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी, अगर इन दोनों को थोड़ा सा पकड़ लेते तो आप दोनों के क्वेश्चन संख्या आज के दिन में अभी देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और 5 से 6 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो फर्क आ रहा है ना, वो 2-2 3-3 प्रश्नों का ही आ रहा है। सामान्यतः आपके साथी से ये सुनने को मिला है 2 प्रश्न से हो जाते तो सर जी आपकी क्लास के हम तो तैयारी भी नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी लग चुके होते, है ना। तो ये 2-2 3-3 प्रश्नों का गैप, उसको हम कवर करेंगे। और वो जो बॉर्डर थी उससे तो आगे निकलना है, प्लस दूसरा आपका प्रतिद्वंदी से आगे निकलने के लिए सबसे बड़ा रोल रखेगा। क्योंकि आपका सब्जेक्ट इतिहास है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, आप अपने जिस सब्जेक्ट की क्लास में बैठते हैं आप डिस्कस करेंगे तो आपका अकेला नहीं 99% आपके प्रतिद्वंदियों का ये पार्ट वीक है। शायद ही कोई कहता ये मिलेगा कि मैं 10 प्रश्नों को बहुत अच्छा कर जाता हूं, साइंस के भी अच्छा कर जाता हूं, इंग्लिश के। तो ये तो दिक्कत है अपने पास सभी के। तो सबसे पहले अपना सिलेबस शुरू हो जाएगा। और सिलेबस में क्लासेस क्या रहेगी, ये जो क्लास अभी आप जो अब यहां हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, यही क्लास आपके रजिस्टर करवाने के बाद में आपके मोबाइल पे ऑनलाइन भी आपके पास में रहेगी। इसके 2 कारण लगे मुझे क्यों देना जरूरी था। उसका पहला कारण, कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें तो अमूमन हम अपने साथी किसी ना किसी जिम्मेदारियों में तो उलझे हुए हैं, ये हैं घर की परिस्थितियां या किसी भी, क्योंकि एक अनुभव के साथ अपने यहाँ बैठे। अब उन जिम्मेदारियों में उलझे तो कभी कभार कुछ मानसिक रूप से परेशानी भी रहती है इस प्रकार से कि किसी एक दिन विशेष ऐसा हुआ कि हम क्लासरूम में तो प्रेजेंट थे लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। अब उस केस में क्या होता है, मैंने तो पूरा पढ़ा है, आपने भी पूरा समझने का प्रयास किया, लेकिन मेंटली प्रेजेंट ना होने की वजह से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि वही क्लास घर जाके जिस टाइम रिलैक्स हो अपने आप को वो दोबारा देख पाए और वो चीज समझ पाए। पहला तो ये तरीका, ये होना जरूरी था। दूसरा, किसी कारणवश से अगर 1 या 2 दिन अपना कोई, जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम चला है तो आपके कुछ साथी एग्जाम देने गए हैं, तो उनका रिक्वेस्ट भी था कि 2-4 दिन बाद में शुरू किया जाए, पर अपना शेड्यूल फिक्स था तो इसलिए शुरू करना पड़ा। तो अब अपने ये क्लास शुरू करेंगे, एग्जाम देने जाते हैं किसी कारण से नहीं आते, तो 2-3 दिन का जो मैटर निकल जाए वो आपके हाथ में होना चाहिए और आप उसे कवर करें। ये सबसे पहले जरूरी था। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या, आज हमने शुरू किया, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने औरों से पहले क्लास को पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आपके बहुत सारे प्रतिद्वंदी अभी एक समय को और आगे खींचेंगे और एक नजदीक जाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि इनको करना जरूरी है। मेरा साथ वाला यार तैयारी कर रहा है, वो तो कर रहा है गणित, और मेरे से हो नहीं रहा। तो जब ये आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर का बदलाव आएगा तो नेचुरल सी बात है उनके भी समझ में आएगा कि ये पार्ट करना चाहिए, तो वो देरी में होंगे थोड़ा सा। तो तीसरा क्या रहेगा कि अपने 2 से ढाई महीने में सिलेबस पूरा कर दिया, मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स तीनों पार्ट। अगर आप कहते हैं कि सर समय ज्यादा है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इतनी भी अपनी क्षमता है कि 5 दिन में सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। पर मुझे यह लगता है कि अगर मैं 5 दिन में खत्म कर भी दूंगा तो छठे दिन आप क्या करेंगे, आप इसको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो पढ़ेंगे और उसके बाद में ये धीरे धीरे स्किप होना शुरू हो जाएगा। इस बहाने कम से कम 1 घंटे का समय तो निकलेगा, एक रूटीन बन जाएगा हम अपना। तो 2.5 से 3 महीने का मैक्सिमम समय लेंगे। ये होने के बाद में एग्जाम तक आपका शेड्यूल बना रहे, उसके लिए ये क्लास आपके पास होना जरूरी। तो ये दोनों कारण थे, 2-3 कारण थे जिससे ये क्लास आपको यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ मोबाइल पर भी आपको उपलब्ध होगी। प्लस मार्केट का किसी प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते समय अगर आप किसी एक टॉपिक को मार्केट की किसी एक ऐसी गाइड के साथ तैयारी कर रहे हैं जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को टच करती है, कुछ राजस्थान गवर्नमेंट को टच नहीं करती है, या आरपीएससी को पूरा का पूरा फोकस नहीं करती, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी लगाता है। आप पढ़ते ही रहे हो, समय भी दे रहे हो, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कंटेंट सही नहीं होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम यहाँ इस समय समझ के साथ बैठे हैं कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो उस अच्छे कंटेंट के लिए मैं आपको अपना बुक, अभी तक तो इसमें से आपको एलजेब्रा अपने बहुत शानदार तरीके से करेंगे, मेंसुरेशन में 3D करेंगे और स्टैटिक्स करेंगे, ये आपको क्लास में दी जाएगी। उसके बाद में नंबर सिस्टम और रीजनिंग, जिसकी सुंदर सी बुकलेट बनाकर मैं आपको यही क्लासरूम में दूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट पढ़ना है और भरोसा रखिएगा बिल्कुल सही और अच्छा कंटेंट होगा। अब उसके बाद में ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप हुआ कि 2 से ढाई महीने में हमने अपना सिलेबस खत्म कर दिया, अब क्या करेंगे।
अब ये करेंगे कि जी अगर आपको मैंने सिलेबस पूरा करने के बाद में अपनी जिम्मेदारी को खत्म करके अगर आपको अकेला छोड़ दिया तो शायद एग्जाम तक उतनी एनर्जी के साथ आप चलेंगे नहीं, और नहीं चलेंगे तो आज का जो आपका लगा पैसा और मेरा समय दोनों वेस्ट होंगे। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जैसे जैसे अपना सिलेबस थोड़ा सा एक दो टॉपिक हो जाए, हर शनिवार को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी अपने, हर शनिवार को मैं आपके टेस्ट लिया करूंगा। और वो क्या रहेगा वो मेरे पे छोड़िएगा, मैं आपको आराम से एक दिन पहले बता दूंगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि शनिवार का टेस्ट है तो मैं शुक्रवार को पढ़कर टेस्ट तैयार करूंगा, तो ये गलत तरीका है। एक दिन में कोई टेस्ट थोड़ी ना, क्योंकि एक दिन में क्या हम हमारे आरपीसी के पूरे सिलेबस का रिवीजन थोड़ी ना कर लेंगे। पहले से क्या तैयार है उसका मूल्यांकन करना है अपने को। हर शनिवार को टेस्ट लूंगा और ये टेस्ट आपके दोनों मोड पर रहेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आपको लगता है कि यार सेंटर जाके रहूंगा समय लगेगा, मोबाइल पे दीजिए, लेकिन मूल्यांकन करना होगा आपको हर शनिवार को। और अपने पेपर की एक बड़ी विशेष बात यह रहेगी कि हर पेपर के अंदर क्वेश्चन केवल 10 ही होंगे। पहले हम सारे टॉपिक वाइज ले लेंगे एक एक टॉपिक का, ताकि आप देखेंगे 10, ये 10 प्रश्नों का क्यों, क्योंकि एक साइकोलॉजी गेम खेलना है अपने साथ में। हमें ये देखना है कि हम 10 क्वेश्चन में आज के दिन में, भले वो टॉपिक का है या सिलेबस का है, हम 2 प्रश्नों पे हैं, 6 पे हैं, 8 पे हैं। एक तो ये। दूसरा, अगर हमें 10 में से 10 आ भी रहे हैं और अगर आप अपना टाइम अतिरिक्त दे रहे हैं तो भी आप जानते हैं कि हम अपना सिलेबस टॉपिक जो पेपर है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आने के साथ साथ में टाइम और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने गणित के किसी एक क्वेश्चन को पेपर होल के अंदर अगर थोड़ा सा अतिरिक्त समय दिया, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें यह भी देखना है कि हम 10 प्रश्नों में कितने कर पा रहे हैं और कितना समय दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपको प्रत्येक पेपर के अंदर केवल 15 मिनट का समय देता हूं, और जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक जाएंगे ये 12 मिनट पे होगा और ये 10 मिनट पे आके खत्म हो जाएगा। और एग्जाम से फाइनल पेपर आप ये कहने वाले बन जाएंगे कि मैं 10 मिनट में 8 क्वेश्चन कर पाता हूं या 6 कर पाता हूं। 10 में से 10 कर पाते, ये तो बहुत बड़ाई वाली बात हो जाएगी। पर मैं ये मान के चलता हूं कि कभी कभार, अब जैसे अमूमन अगर मैं आपसे पूछूं कि रीजनिंग कैसी है, 99 क्या 100% आपके साथियों का एक जवाब कैसा रीजनिंग कर लेंगे। पर मैं कहता हूं कि रीजनिंग एक ऐसा है जो शायद मैं भी ना कर पाऊं। कारण क्या है कि सीरीज पे बना एक क्वेश्चन आपके सामने ज्यादातर पूछ लिया जाता है। अगर वो सीरीज आई समझ में तो तुरंत आई, नहीं तो कोई यूं तो है नहीं कि भी अपने को 1 घंटे का टाइम है आराम से इस एक क्वेश्चन को कीजिएगा, तुरंत क्लिक हुआ सीरीज तो हुआ, नहीं तो सीरीज का लॉजिक समझ में नहीं है तो छोड़ने के अलावा कोई तरीका नहीं बचता। फिर आपका सिलेबस का कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार की कोड बनी है, इसमें तो बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करती है। तो आपके सामने तो एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं वो क्वेश्चन सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसके कुछ पार्ट ऐसे आपके सिलेबस में हो पाया तो तुरंत होगा और नहीं हो पाया तो छोड़ने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो अब तक आ रहे थे वो एक तरीके से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन बचे 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर आप तैयारी के साथ होंगे तो 100% रूप में कर सकते हैं। तो हम रीजनिंग के 1-2 प्रश्नों को इसलिए मानते हैं कि शायद एक हो गया और एक नहीं हुआ, हो सकता है दोनों ही हो जाए या हो सकता है दोनों ही ना हो। लेकिन बाकी 8 प्रश्नों में आप मैक्सिमम कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार से, क्योंकि लास्ट अलग अलग पारी में हुए क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन है। आरपीएससी 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं जो वास्तव में चाहता है कि आप इन क्वेश्चनों को छेड़ें और छेड़ने के बाद में आपका पेपर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमें उनसे जंप करके भी निकलना है। तो वो समझ बनानी है टेस्ट के माध्यम से, और ये टेस्ट आपके चलेंगे तब तक जब तक कि लास्ट वीक आपका पेपर का नहीं आ जाता। बस उसे एक लास्ट वीक में छोड़ूंगा ताकि आप अपना काम करें। और ज्यादा बड़ा समय नहीं, 15 मिनट आपके लिए प्रत्येक शनिवार को निकालना संभव है। भले आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, टेस्ट से मूल्यांकन करना जरूरी है। ये हो अपने पास में तीसरा हिस्सा टेस्ट। अब आप के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती शायद लास्ट वैकेंसीज में आपने आई और आपने फील भी किया होगा कि जैसे जैसे हम पेपर के नजदीक पहुंच रहे होते हैं एक बड़ी टेंशन हो जाती है, रिवीजन कैसे करें, किस सब्जेक्ट को पहले किसको बाद में, किसको कितना और किस प्रकार से रिवीजन करें कि फर्स्ट पेपर भी सही हो जाए और अपना पेपर भी हो जाए। क्योंकि जब दिन 5 बजते हैं और दिन 10 बजते हैं ना, तब सिवाय टेंशन के और कुछ नहीं होता अपने को। मैं ये प्रयास करूंगा कि उस लास्ट समय में आपके साथ में रहूं और आपके जो है यहां से क्रैश कोर्स के माध्यम से
फ्रेश क्लासेस जो आपके इस कोर्स के साथ इंक्लूड रहेगी, उसका कोई आपको अतिरिक्त किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा कि मैं एक दिन में एक टॉपिक पूरा को पूरा रिवाइज करवा दूंगा। घंटे भले लगे 2 घंटे लगे भले 3, क्लास में मौजूद हुए तो क्लास में, नहीं तो मोबाइल पे आप देख रहे होंगे। और ये सारा रिवीजन करवाने की मेरी जिम्मेदारी, जितना हमने पढ़ा था, जो जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए वो सारे करवा दूंगा। तो अभी हम दोनों मोड पे पढ़ेंगे, कंटेंट आपको मिलेगा, टेस्ट पेपर तक चलेगा और रिवीजन मैं करवा दूंगा। मेरे ख्याल से इतना काम करवा लेना काफी रहता है और इतना ही समय है अपने पास में। तो ये तो है हमारे पढ़ने का तरीका जो हम आज से शुरू करेंगे और बिना किसी डेमो के पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। दूसरा क्या रहेगा, आपको इस पे थोड़ा सा समय देना है अपने आप को, 1-2 मिनट वॉच कीजिए आप इस चीज को, क्या महसूस करते हैं और क्या समझ में आया। 2011 से लेके 2022 तक के अगर हम शुरू के 2 एग्जाम चेक करें, 11 और 13, मैथ, स्टैटिक्स, रीजनिंग, टोटल प्रश्नों की संख्या 12 बार। मैं ये मान के चलता हूं कि आरपीएससी ने एक ही बार अपने पेपर को पूरा व्यवस्थित करके बनाया 2013, जिसमें 4 गणित के, 4 स्टैटिक्स के और 4 रीजनिंग के। उसके बाद में आप कभी भी देखेंगे कि जैसे ही रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या घटती है, तुरंत वो प्रश्न चले जाते हैं या मैथ में और या स्टैटिक्स में। और एक और भी समझ में आया कि 15 वाली भर्ती के बाद में आरपीएससी हमेशा केवल और केवल 10 क्वेश्चन लेके आ रही है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चनों की संख्या थी 12 अपने पास में। तो ये 2 क्वेश्चन का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये तो हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है। जिनका गणित और रीजनिंग अच्छा है उनको तो हुआ है नुकसान, और जिनका ये सब्जेक्ट बहुत वीक था तो उनको लगता है चलो 2 क्वेश्चन तो किसी और हिस्से में आएंगे अपने का, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम बात करें 2016 की भर्ती के अंदर, अब 2016 की भर्ती के अंदर आपके गणित के प्रश्नों की संख्या 9, स्टैटिक्स केवल 1, रीजनिंग केवल 1। अब देखो इस पेपर से एक चीज समझने को मिली, क्या मैं वो बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है ये बात, कि आपके सिलेबस में गणित का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा, नंबर सिस्टम। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, बहुपद। तीसरा क्या होगा, समीकरण। चौथा क्षेत्रमिति। पांचवा स्टैटिक्स और छठा रीजनिंग। हम 6 पार्ट, इसमें चैप्टर अलग है 4 से 5। ये बड़ी अच्छी बात है, फालतू के 3-4 चैप्टर हटाए हैं, जोड़े नहीं, और उससे नुकसान नहीं, अपने को फायदा है। अब यहां से बात देखिए, आपका एक साथी क्या कहता है एक किसी वैकेंसीज के अंदर, क्या सर नंबर सिस्टम टॉपिक मेरा तैयार है, बहुपद भी मेरा तैयार है, समीकरण वाला भी तैयार है, रीजनिंग तो आती थी पहले और आपसे और जो सीख लिए, स्टैटिक्स मैं कर सकता हूं, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी वालों के तो पेपर में भी है, बायोलॉजी शायद बायो के पार्ट में भी है, साइंस के एक पेपर के अंदर भी ये पार्ट आता है, तो कि जी ये तो कर लूंगा। एक ये टॉपिक नहीं आता, मैं इसको छोड़ दूं क्या? बिल्कुल बकायदा एक बड़ा अनुभव के साथ में ऐसा हुआ। आपके साथ नहीं सीधा स्पष्ट सर ये क्षेत्रमिति वाली हो नहीं रही, फॉर्मूले याद नहीं रहते और गुणा भाग में बड़ी दिक्कत आती है मेरे को, मैं छोड़ दूं क्या? मैंने उनसे निवेदन किया था कि जी ऐसा मत करो, जितना भी आता थोड़ा सा पढ़ लो लेकिन छोड़िएगा मत। पर मान लीजिए कि हुआ क्या, वो तो एक अलग बात है उस समय की, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा किया लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सारे टॉपिक तैयार किए। तो अब इसका मतलब हमने केवल एक पार्ट ही तो छोड़ा था, हम 12 प्रश्नों के लिए तैयारी कर रहे थे, और ये वो पेपर ये था 2015 की भर्ती का जो 2016 में पेपर। अब हुआ क्या, रीजनिंग आ रही थी लेकिन क्वेश्चन केवल एक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2015 की भर्ती में पेपर की तैयारी कर रहा है वो किस पेपर को देख रहा होगा, 2013 को ही तो देखेगा, है ना। 13 वाला यार, हम लास्ट 5 पेपर को देख के नहीं चलते क्या? आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप हर चीज को कनेक्ट करोगे क्या, लास्ट बार तो ऐसा नहीं आया था, तो क्या आरपीसी हर बार अपनी चीज को रिपीट करेगा क्या? वो तो नहीं करेगा। पिछला पेपर ही दोबारा थोड़ी ना रखेगा आपके सामने। तो ऐसा यहां हुआ कि पिछले पेपर को हमने देखा और हमें लगा कि चलो 4 क्वेश्चन, वो सोचता है कि 4 मैं यहां से बचा लूंगा, एक आधा चलो नहीं हुआ, 3 यहां से हो जाएंगे, 2-3 यहां से हो जाएंगे, 5-6, 2-3 यहां से, मतलब 8-9 प्रश्नों का जुगाड़ कर लिया उन्होंने।
लेकिन बड़ी दिक्कत हुई। रीजनिंग एक, वो भी पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। स्टैटिक्स एक, वो भी खतरनाक था। अब यहाँ 9 क्वेश्चन, इसमें हमने सब कुछ तैयार किया और एक टॉपिक छोड़ा था, वो कौन सा? 3D, और उस एक टॉपिक से प्रश्नों की संख्या 5। एक ही टॉपिक छोड़ा था, उसमें से 5 क्वेश्चन। अब बताओ जी क्या करें? तैयारी तो सब कुछ की हुई थी, लेकिन जिसको छोड़ा वही सामने मिला, तो उसका क्या करें अपने? तो अब हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी यहां जो बात हुई, उससे एक अनुभव अपने सामने आया, और उस अनुभव को बार बार आपके सामने रखता हूं कि अपने किसी भी पार्ट को छोड़िएगा मत। यहां एक टॉपिक की बात हो रही है, आपने तो सब्जेक्ट छोड़कर भी देख लिया। क्या आपको, आपने लास्ट पेपर दिया था, क्या आपने सभी मन में ये नहीं था कि भी चलो यार इन 10 प्रश्नों को हटाओ, बाकी 55 या 65 प्रश्नों में कर जाएंगे पास अपने? हम गए तो इसी प्लानिंग के साथ में थे, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि जिसे हमने छोड़ा वो किया जा सकता था, लेकिन जिसे लेके चले वो ऐसा था जिसमें हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैं वही कहना चाहूंगा, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सारा है, भले थोड़ा हो और भले ज्यादा हो, पूरे सिलेबस को कवर करना है। और अब यहां से हम देखते हैं कि गणित के प्रश्नों की संख्या हमेशा अच्छी रहती है तब जब रीजनिंग और स्टैटिक्स के प्रश्नों की संख्या घटती है। रीजनिंग में तो अब अपने पास में कोई ज्यादा विशेष है नहीं, केवल 5 टॉपिक को बड़े आसान से कर लेंगे। स्टैटिक्स में डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक तो वही पार्ट है जो आप और हम 10वीं क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ते थे, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और दूसरा पार्ट है आपके पास में एक चार्ट जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। तो चार्ट पर बना क्वेश्चन आ गया तो भी सेफ रहेगा आपका, और मीन मोड मीडियन पे आ जाएगा तब भी सेफ रहेगा। इसमें तो जितने भी क्वेश्चन आए आपके खाते में पॉजिटिव स्कोर रखने वाले ही हैं। बात आती है यहाँ मैथ में। मैथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि 5 4 9 3 5 4 एवरेज यूं मान के चले कि 5 क्वेश्चन तो आपके सामने दिखाई दे रहे। अब जब ये हमने 2022 का पेपर देखा कि 4 अलग अलग पारियों में हुआ था, इस प्रकार से हुआ था, इसको हमने जैसे ही लास्ट एग्जाम के साथ में देखा तो कुछ ऐसा देखने को मिला। पहले अपने ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब हम टॉपिक वाइज बात करते हैं कि लास्ट भर्ती के अंदर हम बार बार लास्ट पॉइंट पे कह रहे थे देखो ऐसा होना, ये नहीं कहते कि भी मैंने ऐसा कहा था ऐसा हो गया, नहीं, ये संयोगवश अच्छा रहा कि अपनी बात रह गई थी। हमने कहा था कि भी स्टैटिक्स और बहुपद को कम से कम पढ़कर जाइए, इसको हल्के में रखिए, और हल्के में रखना नुकसान नहीं हुआ जिनका 23 को पेपर था और जिनको 4 को पेपर था, क्योंकि आया ही नहीं क्वेश्चन। ये अच्छी बात है, हमने इसी को स्किप किया, उससे क्वेश्चन ही नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने क्षेत्र मिति को नहीं पढ़ा तो आप देखिएगा कि एवरेज हर पेपर में कितने क्वेश्चन मिले, 3, और स्टैटिक्स में और रीजनिंग। रीजनिंग आपका किया जाने वाला सब्जेक्ट था, स्टैटिक्स मुश्किल नहीं है, समझा जा सकता है। गणित हमें परेशान करता है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा जिसको कवर किया जा सकता था, 3 और 2 5 और 2 7। मैं 2 क्वेश्चन खराब मान लेता हूं कि हमने बिल्कुल भी नहीं किया, तो भी 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% सेफ थे अगर 3 ही पार्ट किया होता तो। और मैं कहता हूं कि जिनको आपको लगता है कि डर लगता है कि ये समीकरण और बहुपद है, बाकी किसी एग्जाम में कैसे आता है पता नहीं, पर आरपीएससी के द्वारा लिए गए आपके पेपर में बहुपद और समीकरण दोनों ही टॉपिक को फिक्स प्रश्नों का पैटर्न है। उतना सही है कि इतना पढ़ लो तो मैं प्रश्न दूंगा आप कर लेंगे, और हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो ये तो गलत होगा। बहुपद और समीकरण भी आपका बचाया जाने वाला टॉपिक है, केवल और केवल मुझे यूं लगता है, और जो मैं ये जो अभी तक मैंने सीखा है कि संख्या पत्ती में आपकी और मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी और आउटपुट थोड़ा सा आएगा। हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर कहीं ऐसा नंबर सिस्टम के साथ हुआ तो, कि बहुत सारा पार्ट नंबर सिस्टम से उठा लिया, तो हम छोड़ने की गलती तो नहीं करेंगे, करेंगे कवर, लेकिन इसको थोड़ा सा कम एनर्जी लगाएंगे और उन बातों को ज्यादा जोर देंगे जो आरपीसी के, भले ही अपने स्कूल व्याख्याता की बात करें या अपने हेडमास्टर के एग्जाम की बात करें या आरएसएसआई किसी अन्य एग्जाम में, जहां जहां पर आरपीएससी ने नंबर सिस्टम को उठाया और जिस प्रकार के क्वेश्चनों को रखता आ रहा है, उन क्वेश्चनों को साथ में आपको दिखा, यहाँ पर पढ़ेंगे भी और उसके साथ साथ दिखाऊंगा कि आरपीएससी ने अलग अलग समय में नंबर सिस्टम से ये चीजें आपसे पूछी हैं। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, जिनमें हम गणित के 4 टॉपिक पढ़ेंगे। स्टैटिक्स के अंदर हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक मीन मोड मीडियन वाला पढ़ेंगे और दूसरा चार्ट पढ़ेंगे अपने। और रीजनिंग में अब अच्छी बात है कि 5 से 7 टॉपिक है, हर टॉपिक को 2-3 दिन का समय देंगे, आराम से पूरा हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट क्लास में रहेगा। अब ये तो था अपना स्ट्रक्चर, मेरी तरफ से जो बोलने वाली बातें थी। अब क्योंकि अपना पहला दिन है
तो अगर आपका इनमें किसी प्रकार का कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है इन 3 बातों में, तो क्या मैं टॉपिक की शुरुआत करूं? और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्कस कीजिए, क्योंकि अब हम वो तो है नहीं कि बीजी हमें हमारी बात पूछने में डर लगता है या हम नहीं पूछ सकते। आप डिस्कस करोगे, 2 बात नहीं निकल के आएगी, हमारे लिए फायदे की बात हो जाएगी। किसी को कुछ कहना है, पूछना है। देखो क्षेत्र मिति में सर मैं बोलना चाहूंगा, आपकी आपकी फीलिंग समझ गया मैं ना। आपके 2000 इस भर्ती के साथ में मैं लगातार आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। तो आपका कोई साथी कहता है गुरुजी मैं तो 1998 में 10वीं करेड़ ही अब किया हो जी गए। मैं कहता हूँ जी आपके ऐसे ही तो साथियों से मेरा लगातार रिलेशन बना हुआ है, जो इस भर्ती से लेके ऐसे ऐसे गणित जिनको कभी अपने को लगता है कि हम शायद गणित कर पाएंगे क्या। एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूंगा, इसी भर्ती के अंदर हुआ था कि हमारे एक, और वास्तव में क्योंकि देखो मैंने भी तो नहीं सोचा था ना कि 3D के 5 क्वेश्चन आएंगे। मैं भी तो इस पेपर को, इस पैटर्न को देख के पढ़ा रहा था और बराबर एनर्जी लगवा रहा था कि भाई ये कर लो। तो वही हुआ कि इस भर्ती का परिणाम आया, और परिणाम आने के बाद में हमारा एक साथी के साथ में कहीं एक ऑफिस में मिलना हुआ, तो उन्होंने मेरा इंट्रो करवाया कि जी ये राजीव जी है और इन्होंने हमें गणित पढ़ाई थी फर्स्ट पेपर के लिए, बढ़िया रहा, स्कोर अपना हो गया। एक बात तुरंत मैंने टोकी, और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट था। तो मैं उनको एक तुरंत टोकी बाद मैंने कहा सर जी पढ़ाया जरूर था मैंने, पर वैसा पेपर नहीं आया जैसा हमने सोचा था, क्योंकि हमने तो ऐसा सोचा था और इस प्रकार से कंटेंट को तैयार किया था। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर और अच्छी बात की कि सर जी भले ही ना आया हो, मैं गणित का एक भी क्वेश्चन नहीं करता था, हमेशा देखते छोड़ता था, और आपके पढ़ाने से मेरे अंदर इतना सा कॉन्फिडेंस था कि मैंने 2-4 प्रश्नों के हाथ डाला था। 4 क्वेश्चन किए थे, 3 से ही हो गए, और मेरे लिए 3 प्रश्न वो फाइनल सिलेक्शन का काम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं ये कह दूं कि 10 में से 10 करवा दूं, ये तो आपको और अपने आप को बहलाने वाली बात है। हम आरपीसी का पेपर दे रहे हैं, 100% रिजल्ट कैसे हो सकता है? लेकिन हम छोड़ेंगे वही जो आपका प्रत्येक प्रतिद्वंदी छोड़ कर आएगा। आप नहीं कर रही हो तो आपका दूसरा सब्जेक्ट बंधु भी नहीं करेगा। आपका कंपटीटर मैथ वाला थोड़ी ना जी, इंग्लिश वाले का इंग्लिश प्रतिद्वंदी है, हिंदी वाले का हिंदी वाला प्रतिद्वंदी है। तो आपके प्रतिद्वंदी अगर छोड़ रहे हैं तो आपको डर किस बात का? लेकिन आप जिनको कर रहे हो सकता है वो दूसरा ना कर पाए। तो यही चीज मैं यहां कहना चाहूंगा। अब आपने जैसे कहा कि क्षेत्र मिति में सर जी दिक्कत बहुत है, मैं बताता हूँ 3 बड़ी दिक्कत होती है, क्या क्या होती है ना? 3 बड़ी क्या दिक्कत होती है? पहली बात क्षेत्र मिति में आप बताइएगा, और आप भी फील कर सकते हैं इस बात को। सबसे पहले कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है ना? पहली चुनौती होती है कि हमें यह समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। एक बड़ी सी लैंग्वेज आ गई, उसमें यह समझा कि जी इसमें विकर्ण निकालना है, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा निकालना है? एक तो होता है वक्र वाला और एक होता है संपूर्ण वाला, और तीसरी क्या आयतन निकालना है। पहली चुनौती लैंग्वेज पढ़ने के बाद में क्लियर नहीं होता क्या निकालना है। ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पता चल गया कि यार इसमें तो ये निकालना है, हमने को ये कंफर्म हो गया कि निकालना क्या है। तो दूसरी बड़ी चुनौती क्या होता है? सही समय पे सही फॉर्मूला याद नहीं आता। कि हमें पता चल गया कि यार बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, अब वो पता नहीं पाई आर एल होता है कि 2 पाई आर एच होता है, गड़बड़ हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद नहीं। मान लीजिए हमने दोनों स्टेज पार कर ली, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और उस समय फॉर्मूला भी याद आ गया, हमने लिख दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती आती है कि वो कैलकुलेशन नहीं होती। पाई का मान अगर किसी एक क्वेश्चन में 22/7 रख दिया, और अगर आपने 3.14 ना रखा तो वो क्वेश्चन होगा ही नहीं। और जहां आपको 3.14 रखना था वहां 22/7 रखा, और जहां 22/7 की जगह 3.14 का, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब सब कुछ जानते हुए भी लास्ट में जब तक उत्तर ना आए, हम बाकी सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक ऑप्शन उठा सकते हैं, पर गणित में तब तक ऑप्शन नहीं उठाया जाता जब तक कि आपके रफ वर्क में वो वैल्यू ना आ जाए। अगर 3 आपके कॉपी में आया है और 3 ऑप्शन में है तो ही टिक कर पाएंगे, नहीं तो अगर इस आने से पहले अगर आपको कह दिया आप 4 ऑप्शन उठा लो, समझ में नहीं आता किस पे तुक्का मारो। लेकिन बाकी विषय में किसी भी सब्जेक्ट का भले आपका नया ही क्वेश्चन क्यों ना हो, थोड़ी देर देखने के बाद में किसी एक ऑप्शन को उठा लेंगे कि नहीं उठाएंगे। एक ऑप्शन, तारे जमीन पे फिल्म देखी थी क्या? देखना कभी, उसमें क्या होता है गिनती का नंबर उड़ता हुआ दिखाई देता है उस बच्चे के, तो वही होता है। आप भी देख लेना, आप जीके के किसी एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो आप नहीं जानते, तो आप उस क्वेश्चन को 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, और एक ऑप्शन अपने आप उड़ता दिखाई देता है आपको।
तुरंत किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर लेते हो। और वो क्यों करते हो ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि आप किसी एक ऑप्शन को बार बार अपने नोटिस कर रहे होते हैं और वो लगता है कि ये ठीक है और उसको टिक करके आ जाते हैं। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित का प्रत्येक वो क्वेश्चन सही मानते हो जिसकी वैल्यू आपके सामने आई और वो ऑप्शन में है, और प्रत्येक उस क्वेश्चन को आप गलत मानते हो या आप नहीं करना जानते मानते कि जिसका आपने वैल्यू आई और ऑप्शन में ना हो। लेकिन आरपीएस एक और बड़ी अच्छी बात करता है कि आप अगर गलत ट्रैक पे चलोगे तो आपकी कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी और वो वैल्यू ऑप्शन में मिलेगी। और जब ऑप्शन में मिल जाता है तो कभी भी आपने ऐसा समझा और सोचा कि यार ये गलत हो सकता है दोबारा कर लो, नहीं, इतना ना समय और ना हम करते हैं। अगर वैल्यू मिली सीधा ऑप्शन टिक और आगे बढ़े। ये 3 से 4 बड़ी गलतियां होती है। पहली, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, दूसरा फॉर्मूला, तीसरी कैलकुलेशन। और मैं कहता हूं तीनों में समाधान कर दूंगा सर जी। चौथी कोई समस्या है तो बताओ। इस चैप्टर में चौथी कोई समस्या नहीं। जब आपको लैंग्वेज पता चल गई, आपको फॉर्मूला याद है, गुणा भाग थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो और क्या चाहिए, है ना। इस पे हम बात करेंगे बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से। अभी हम शुरुआत करते हैं संख्या पत्ती पहले टॉपिक में, और इस पहली क्लास के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं वहां से आरपीएससी क्वेश्चन ले लेता है, कैसे और किस प्रकार से। एक और बड़ी अच्छी बात रखनी है अपने को, इस क्लास में मोस्टली केवल और केवल पूरे तरीके से अपने आप को बोर्ड पर प्रेजेंट करना है, अपनी रफ कॉपी पे कम लेके आना है। क्योंकि हम अगर लिखने में और देखने में और समझने में सब जगह अपने आप की एनर्जी डिवाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं चीजें छूट जाएगी। आपके सामने ये जो पीडीएफ होगी वो आपके मोबाइल पे होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ संक्षिप्त लिखना मेरी आदत है तो पीडीएफ को देख के लिख लीजिएगा, साथ में इस बहाने से रिवाइज हो जाएगा आपका। लेकिन क्लासरूम में पूरा का पूरा समझना है अपने को। समझने के क्रम में सबसे पहले हम दो छोटे शब्दों से शुरुआत करूंगा, और मैं आज के दिन में इस छोटे से बोर्ड पर काम करूंगा और आरपीएससी के आपके ही पेपर में पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने रखता है और आप उनको कर पाएंगे पहले दिन, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंक डिजिट क्या होते हैं अपने पास में, तो आप कहते हैं कि गणितीय कुछ प्रतीकों के माध्यम से अंकों को दर्शाया जाता है, और ये प्रतीक जो होते हैं आपके पास कुल मिलाकर कितने होते हैं जी, 9 या 10? 10 होते हैं। कहां से लेके, 0 से लेके 9 तक आपके पास में कुल 10 अंक होते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कह दे कि 247 एक अंक है, 247 एक अंक है, क्या उसके लैंग्वेज में, उसकी शब्दावली में कुछ त्रुटि है क्या? अंक नहीं है जी, ये हमारे पास में एक क्या है, संख्या है। तो अगर आप ये कह दो कि ये संख्या है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक अकेले रूप में लिखे जाने वाले को तो आप अंक बोलते हैं, और सामूहिक रूप में, ग्रुप के रूप में लिख देते उसको क्या बोल देते हैं, संख्याएं। अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। और ऐसे कितने ग्रुप बना सकते हैं भैया, 5 अंकों के, 12 अंकों के, 18 अंकों के, जितने बड़े अंक बनाना चाहते हैं बना सकते हैं अंकों का ग्रुप। इसलिए संख्याएं जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है, अनंत संख्या होती है। और इन अनंत संख्याओं का विभाजन ही आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, संख्याओं का विभाजन। कैसे शुरुआत करते हैं, बड़े आसानी से। और मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, देखो मेरी तरफ से तो मैं भले ही अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन आपको कितना समझ में आएगा, क्या आएगा, ये आप खुद जानते हैं। इसलिए जो चीज आपके साइड से निकल जाती है 4 बार पूछिएगा, डिस्कस करके ही हम आगे बढ़ेंगे, खत्म करना टारगेट नहीं है। संख्याएं वास्तव में बड़े रूप में होती है 2 प्रकार से। एक होता है वास्तविक, रियल नंबर, जिसको प्रेजेंट किया जाता है आर से, और दूसरा होता है काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर, ये अपने पास। दोनों में बहुत छोटा सा। अब तक आरपीएससी ने इस भाग से या इन दोनों शब्दों से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बना पाया, लेकिन अगर अध्ययन बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो कुछ छोटा सा बन सकता है। देखो अरविंद जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि समय दीजिए, आपकी ये क्लास लाइव भी है ना, तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है जी कि गणित की वजह से पिछले पेपर में क्या कुछ हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि ये अनुभव बहुत अच्छे से सबको पता है। भले ही आपका विषय कुछ भी हो कि अगर 2-3 क्वेश्चन गणित के होते तो आज कुछ परिणाम अलग होता, पर उस समय को नहीं ला सकते, आगे तो बचाव किया जा सकता है। आइए, वास्तविक अपने पास में आर होता है।
अब आप कहते हो कि जी क्या वास्तविक क्या काल्पनिक, तो बड़ी आसान सी और छोटी सी बात है। सामान्य अपने शब्दों में, ये गणित की लैंग्वेज नहीं है, अपने शब्दों में ये कहते हैं कि भाई हमने गणित ज्यादा नहीं पढ़ी तो कम से कम 10वीं तक तो पढ़ी थी अपनों ने सभी ने, है ना। 10वीं तक की पढ़ी गणित में जितनी भी संख्याएं आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं या सुनी है, किसी भी रूप में आपने जो संख्याएं देखी है वो सारी की सारी संख्या कैसे वास्तविक। जैसे मुझे बताइएगा, क्या आपने कभी पॉइंटों की संख्या लिखी जी? नहीं क्या जी? आप देखते ही बता दोगे ये संख्या कैसी है, पॉइंटों वाली है। अच्छा ये संख्या कैसी है जी? क्या जी भिन्न है? नहीं क्या? अच्छा ये संख्या कैसी है अपने पास में? घात वाली संख्या है। ये आप इसे कह सकते हैं रूट वाली कर्णिक संख्या है। आप ये कह सकते हैं ये कैसी संख्या है? माइनस वाली संख्या है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक क्या है, पूरा पूरा पूर्णांक है। तो कहने का मतलब आप संख्या के रूप में कुछ भी लिखना जानते हैं तो वो सारी की सारी संख्या क्या है, वास्तविक है। लेकिन एकमात्र 10वीं के सिलेबस में श्रीधराचार्य सूत्र जो आता था, द्विघात सूत्र, वहां पर एक संख्या आती थी और वो आती थी रूट के अंदर एक नेगेटिव रूप लेके आना, जिस संख्या को आप क्या कहते हैं, काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर। केवल ये एक संख्या ऐसी जो रूट के अंदर नेगेटिव रूप लेके आता है उसे हम काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और पूरी गणित की किताब में से अगर इस एक संख्या को हटा दिया तो पीछे सारी बची संख्या कैसी होगी जी, वास्तविक होगी। तो इस पे अगर क्वेश्चन बनाने की जिद बन गई तो केवल दो छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो मुझे नहीं लगता कि आरपीसी अपना इतना स्तर गिराएगी। पहला कि वास्तविक संख्या के समुच्चय को किससे प्रेजेंट किया जाता है, 5 से किया जाता है। दूसरा क्या होगा कि आपके पास में ऐसी 4 संख्याएं देकर आपसे पूछ लेगा निम्न में से वास्तविक कौन सी और निम्न में से काल्पनिक कौन सी। तो आप क्या देख रहे होंगे, क्या हमें वास्तविक संख्याओं की पहचान करनी चाहिए या हमें सिर्फ काल्पनिक संख्या की पहचान कर लेनी चाहिए? काल्पनिक, क्योंकि वो एक ही है, लेकिन वास्तविक तो ढेरों संख्या हैं। और काल्पनिक संख्या के लिए आपने क्या कहा, जैसे -7, अगर आपने लिखा रूट -4 तो क्या ये भी काल्पनिक हुआ कि नहीं हुआ जी? क्या पहचान कही, रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक नेगेटिव रूप की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। और इससे एक संख्या को हटा दे तो पीछे सारी संख्या कैसी है, वास्तविक। तो एक तो इतना हल्का ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और दूसरा इतना हल्का ये भी नहीं पूछा जा सकता। तो पूछने के लिए अब तक कुछ है नहीं यहां पर फिलहाल हमें इतना सा पता चला कि संख्याएं बड़े रूप में दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक जिनको रियल नंबर बोला जाता है, उसके समुच्चय को आर से प्रेजेंट किया जाता है, और दूसरी आपके काल्पनिक इमेजिनरी नंबर होता है। अब जी अगला पॉइंट समझ में आ गया तो आरपीसी के 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में आ गए। सबसे महत्वपूर्ण और गणित की रीढ़ की हड्डी या संख्या पत्ती की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वो दो संख्या हैं कि वास्तविक संख्याओं का आगे विभाजन है दो प्रकार से होता है, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। नाम सुना है कि नहीं सुना जी? सिलेबस में कहीं लिखा होगा नहीं क्या जी, परिमेय अपरिमेय संख्याओं का। तो इस पे आप आते हैं, बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से सीखेगा। मैं वो बात लिख रहा हूं जिसको केवल जानना जरूरी है, रटना नहीं। जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल शून्य संख्या कहलाती है कैसे जी, परिमेय। इतनी सुंदर सी लाइन रटने की आवश्यकता नहीं, हमें ये बता दीजिए कि पता कैसे चलेगा कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। उसके आइडेंटिटी के लिए हम कहते हैं कि ये गणित की परिभाषा देखी और देखने के बाद में इसे हटा दो, ये देखते हुए कि भी ये अपने काम के नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में परिभाषा तो नहीं पूछेगा जी, और नहीं पूछेगा तो हम क्यों रटें। तो एक बड़ी आसान सी बात आप कहते हैं क्या, और आज के बाद में कभी भूलिएगा नहीं कि जिस संख्या का भिन्न भिन्न जानते हो क्या जी, अंश बटे हर, जिस संख्या का भिन्न रूप प्राप्त होता है वो संख्या कैसी होती है, परिमेय। और जिस संख्याओं का भिन्न रूप प्राप्त न हो वो संख्या क्या होती है जी,
अपरिमेय। बहुत छोटी सी, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी का भिन्न रूप बना तो परिमेय और नहीं बना तो अपरिमेय। जैसे अभी तक मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 3.4 लिखा था, क्या ये वास्तविक में था कि नहीं था जी? और वास्तविक का विभाजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसमें से मैंने एक संख्या उठा ली और मैं पूछ रहा हूं कि अब 3.4 को मैं इधर रखूं परिमेय में कि इधर अपरिमेय में रखूं? अगर आप कहते हो, देखो ज्यादा बड़ा तो फर्क नहीं, हमने तो केवल इतनी सी बात से की भिन्न बनी तो परिमेय, नहीं बनी तो अपरिमेय। अब 3.4 लिखा, तो अब मुझे बताइए कि क्या इसका भिन्न रूप बनाना संभव है क्या? पॉइंट हटाते क्या आ जाएगा जी? नीचे 10 आएगा। कितनी भी खतरनाक गणित क्यों ना हो, हम ये छोटी सी बात सब जानते हैं कि पॉइंट के बाद में जितने अंक होते हैं हटाने के बाद उतनी जीरो आती है। अब 34 बट्टे क्या बना जी? 10, और 34 बट्टे 10 एक क्या है? और भिन्न है तो वो संख्या कैसी हुई? परिमेय। तो भिन्न बना तो परिमेय, नहीं बना तो अपरिमेय, ये आपने बात की। लेकिन उसी प्रकार से अगर आपने कहा कि 2.57 ये संख्या भी कैसी है? ये भी तो परिमेय है, क्योंकि 2 पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगी। तो इसी क्रम में अगर हमने कहा कि 4 क्या है? एक अकेला 4 क्या है गिनती का नंबर? इसको किस में लेके जाएंगे आप? परिमेय में। लेकिन परिमेय की शर्त तो पूरी करना जरूरी है, और शर्त क्या थी? भिन्न बनाना। तो भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें भिन्न कैसे बनाओगे? अब आपका कहना का मतलब, ज्यादातर आपका साथियों का तर्क होता है कि नीचे एक लगा दो, नहीं क्या? तो आप अपने आप से पूछिए कि गणित में कोई एक भी ऐसी संख्या है क्या जिसके नीचे एक नहीं लगाया जा सकता? मैंने तो बहुत बार x के नीचे एक लगता भी देखा था। जब तिरछा गुणा करते थे नहीं लगाते थे क्या? पाई के नीचे भी एक लगा देते थे। तो इसका मतलब एक तो सभी का मल्टीपल होता है, एक सभी के नीचे लगाया जा सकता है, और सबके नीचे एक लगाकर आप भिन्न बनाओगे तो सबका भिन्न बन जाएगा, और सबका भिन्न बन जाएगा तो सारी संख्या कैसी हो जाएगी? तो फिर बचा कौन? अपरिमेय तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि आपने तो सबका भिन्न बना दिया। तो वहां ये कहते हैं कि आप एक छोटी सी बात को समझेंगे पहले तो, वो क्या? कि भिन्न बनाए, बात तो ठीक है, लेकिन आप इस 4 को हटाकर एक छोटे से एग्जांपल को देखिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है। और आपने जैसे 2.5 लिया, पॉइंट हटाया तो इसको आपने क्या लिखा भाई? 25 बटे में 10 लिखेंगे। अगर आपने इसको 5 के पाड़े से काट दिया तो क्या लिखोगे? 5/2। अगर आपने इसमें 2 का भाग दे दिया तो क्या लिखोगे? गलत लिखा क्या जी? मुझे बस इतना बताइए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे संख्या का मान बदल रहा था, क्या संख्या का केवल रूप बदला जा रहा था? मेरे ख्याल से अगर हम घरेलू रूप में बात करें, ढाई बोलते हैं क्या कभी? नहीं बोला क्या जी अपनों ने? तो ये भी ढाई है, ये भी ढाई है, ये भी ढाई है, और ये भी क्या है? ढाई। वैल्यू तो वही है, लेकिन लिखने का अलग अलग तरीका आ रहा था। जैसे हमने पॉइंटों में रखा, भिन्न बनाया, सरलतम रूप प्राप्त किया, मिश्रित भिन्न बना दी। तो आप उसी प्रकार के एग्जाम्पल को लेके बैठे थे कि जी आप नीचे एक नहीं लगा सकते, लेकिन भिन्न बनानी है। उस केस में मुझे बताइए, अगर मैंने 8/2 लिख दिया तो मान 4 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन भिन्न हुई कि नहीं हुई? 8/2 भिन्न भी है, और रिजल्ट कितना आया? 4। अगर मैं ये कहूं कि 12/3 लिखूं तो भी मान 4 आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब जैसे ही मैंने ये एग्जांपल पुट कर देता हूं, देखो हम कुछ विषय को जब समझने का प्रयास करते हैं तो अपने अंदर ही कुछ क्वेश्चन निकलने आ जाते हैं कि जी ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई इसका भिन्न बनेगा और इसका नहीं बनेगा? कि ये तो कंफर्म हो गया कि भिन्न बनने वाली संख्या को हम इधर रख देंगे परिमेय में, और नहीं बनने वाले को इधर रख देंगे। तो उसका बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल होता है, जहां संख्याएं छोटे रूप में जो कम संख्याएं होती है उनकी समझ आपको पहले बनानी चाहिए। यदि आपने वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या को पहले पहचान किया तो आप इन दोनों संख्याओं को कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बताइए, मैंने अभी यहीं पे बात हुई थी, आपने वास्तविक की बजाय तुरंत पहचान किया पहले किसकी? कारण थोड़ी सी एक ही तो संख्या थी, अब उस एक संख्या को बाहर निकाल दिया, पीछे कैसा भी लिख दो हम सारी वास्तविक बोल रहे, सेम ये बात है। अगर वास्तविक में पहले परिमेय संख्याओं को चुनना शुरू करेंगे, बड़ी एनर्जी लगेगा, बड़ी आइडेंटिटी चाहिए होगी, इसलिए थोड़ी सी संख्या है अपरिमेय,
इनको ढूंढ लेते हैं। और अपरिमेय संख्याएं, वो 3 संख्याएं अगर आपको दिखाई दे दे जो मैं लिख रहा हूं, तो वो सीधा सीधा क्या होगी, अपरिमेय, और बाकी सारी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, परिमेय। अब 3 में कौन सी है, जिनमें पहला नाम आता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड नंबर, अशांत अनावर्ती या अनावसानी अनावर्ती। और ये जो वर्डिंग मैं यूज कर रहा हूं, ये आपके अपने पढ़ाई जाने वाली 10वीं 9वीं की किताबों में 8वीं क्लास की किताब में मिले, राजस्थान बोर्ड की किताबों से उठाया गया शब्द, और इस शब्द का बार बार यूज किया गया। हमने क्या कहा, अपरिमेय संख्या, पहला क्या नाम लिखा, अशांत। अब इस शांत और अशांत को पहले शब्दों को पकड़ना है। तो देखिएगा, मुझे एक बात बताइए, इन 3 संख्याओं में अगर कोई फर्क है तो मुझे जरूर बताएं, और आप इसमें क्या फर्क समझ पाए वो भी मुझे बताएं। तीन संख्याएं हैं, चलो आप इसको भी हटा दो, इन दो में कोई फर्क है क्या, कह दिए लास्ट में डॉट लगा दी, मतलब डॉट तो लगा दी वो तो बात ठीक है, आप क्या समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, कि जी इसका भाग देने में आपका उत्तर नहीं है, अभी भी मान लगातार है, जारी है। और कहां तक जाएगा का जी नहीं पता, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, डॉट। क्या हम ये कहें कि दशमलव के बाद में कुछ अंक लिखने के बाद में अगर डॉट लगा है तो उसका मान इन्फिनिटी तक जाता है, और इन्फिनिटी तक जाने, नेक्स्ट क्लास, इन्फिनिटी तक जाने वाले मान को आप क्या कहते हैं, अशांत बोला जाता है। क्या कहा जाता है जी, अशांत कहा जाता है। ठीक है आपने, शांत और अशांत, इतना हिंदी क्लियर है अपना। शांत मतलब रुका हुआ, अशांत मतलब इन्फिनिटी तक जाने वाला। तो इस एग्जाम्पल को आप क्या कहोगे, शांत, और इसे क्या कहेंगे, अशांत का मतलब मान कहां तक जाए, इन्फिनिटी, अनंत तक जाए। चलो ठीक है, ये बात हुई अशांत। ये क्या लिखा भी, अनावर्ती। जनरल साइंस हमने थोड़ा सा पढ़ा, आवर्ती कहता है बार बार घूमना, रोटेट होते रहना, है ना। तो इसका मतलब है, अब बताइए, दो एग्जांपल फिर से लिख रहा हूं मैं, दो एग्जांपल फिर से, जिसमें आया 3.147 और एक आपने लिखा 3.147,985 और ये कोई फर्क है क्या जी, क्या फर्क दिखाई दिया, क्या जी इसमें 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, नहीं क्या, लेकिन इसमें कोई रिपीट होने वाला नहीं है अपने पास। अच्छा, रिपीट होने वाले को हम गणित के अंदर सुंदर लिखने के लिए एक, उस जो ग्रुप रिपीट होता है उसको एक बार लिखते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और इसकी पहचान कैसी है, बड़ा आसान है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 7 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, और इस 5 के बाद क्या आएगा, नहीं जानकर। यूं समझ लो कि दशमलव के बाद अब क्या आएगा ये आपको पता ना चले, तो वो कहलाता है अनावर्ती। और जिसमें आप बता पाए या बार वाली संख्या, उसको आप क्या कहते हैं, आवर्ती। और आपने वर्ड क्या लिखा है, अशांत अनावर्त। मतलब दोनों शब्दों में क्लियर करते हैं, अशांत का मतलब मान कहां तक जाए, इंफिनिटी तक जाए। अनावर्ती का मतलब कि जी कोई भी ग्रुप रिपीट है ना हो। तो ऐसा कोई हम एक कोई सा भी एग्जांपल लिख दें, जैसे हमने लिखा 2.14783 और ये डॉट लगा दिया, सही है क्या जी, अनंत तक जाने की वजह से, और डॉट के 3 के बाद क्या आएगा ना बता पाने की वजह से, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये शकल कहीं पे भी दिखाई दी तो आप उस संख्या को सीधा सीधा क्या कह देंगे, ये संख्या कैसी है, एक है अपरिमेय संख्या। दूसरा, एक शकल याद रखिएगा, क्या है जी, पाई। ये शकल कहीं पे भी दिखाई दी तो इस संख्या को आप सीधा सीधा नाम देंगे क्या जी, एफ। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अब आप पाई के कुछ मान भी लिखते हैं
सामान्यतः ये दो मान लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना। तो अगर वो पाई दे देता है आपको पहचान करने को कि भाई निम्न में से परिमेय अपरिमेय, और आपने पाई लिखा, तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, एब। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक हुआ तो अब क्या कहेंगे, आपने अगर पाई के मान को कि ये तो पाई का मान है तो पाई खुद है अपरिमेय, तो ये भी है अपरिमेय, गलत हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे जो बार बार आपके कान में गूंजनी चाहिए जब भी कभी ये बात हो, कि पाई खुद तो अपरिमेय है, लेकिन पाई के दिए जाने वाले मान अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं, उसका कारण आपने दोनों में एक शब्द के साथ फर्क कर दिया था। क्या कहा था कि अगर किसी का भिन्न बना तो और नहीं बना तो, लेकिन 22/7 तो खुद क्या है एक और भिन्न है, तो आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, भले मान किसका है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाई का मान भी तो रटवाया है ना आपको। अगर ये ना रटा होता तो आप पाई को इसके साथ कनेक्ट क्यों करते भाई, आप इसको अलग पढ़ते वो अलग पढ़ते। तो 22/7 किसका मान है हमें नहीं याद है, लेकिन 22/7 संख्या एक भिन्न है, इसलिए 22/7 खुद क्या है। और 3.14 क्या इसका भिन्न बनाना संभव है, क्यों, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, और शांत वाली संख्या का नीचे भिन्न के 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये संख्या कैसी होगी, परिमेय। तो क्या ये दोनों संख्या परिमेय, ये कहना ठीक रहेगा क्या, लेकिन अगर उसने ये लिख दिया तो अब ये कैसी है, परिमेय क्या है, परिमेय, और अपरिमेय तो क्यों, कि मान कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक, अशांत, और कोई रिपीट होता नहीं दिखाई दे रहा, तो ये अशांत अनावर्ती होने की वजह से अपरिमेय है, या पाई का मान होने की वजह से अपरिमेय, अपरिमेय। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये पाई का मान है इसलिए अपरिमेय है, या अशांत अनावर्ती इसलिए अपरिमेय है, अशांत। हमें पाई के मान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि पाई का मान रटवाया हमें, हमें पता ही नहीं आया कहां से। तो अब ये मान के चलो कि पाई का मान, आप पाई की शक्ल के अलावा कुछ नहीं जानते, तो जो भी रिजल्ट आया उसको केवल इन दो शब्दों में फर्क करो, अगर भिन्न हुई तो परिमेय, नहीं हुई तो अपरिमेय। और दूसरी एक बात याद कर ली कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत, वो क्या होगा जी, अपरिमेय। और तीसरी बड़ी छोटी संख्या आपके पास में, और तीसरी बड़ी छोटी संख्या वो क्या, कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल नहीं होता, वो संख्या भी क्या होती है, या यूं कहिए एक ऐसी रूट वाली संख्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। अब आप बताओ बीच में √4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप और हम जानते हैं, देखो ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटी छोटी संख्या होंगी। √4 का मान आप जानते हो कितना होता है जी, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल और घनमूल हो जाए वो संख्या कैसी है, तो बताएंगे √15 क्या है, √15 अपरिमेय, पूरा पूरा मान नहीं होता। लेकिन अगर यहां √9 लिख दिया तो रेशनल नंबर है, परिमेय है अपने पास। अगर आपने √25 लिख दिया तो, √25 लिखा तो, एक सेकंड बाहर मैसेज देखो क्या लिखा हुआ, √25 का मान कितना है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये था अपने पास में परिमेय और अपरिमेय, बहुत छोटी छोटी बातें मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि ये थोड़ा सा समझ में आया क्या अपने को। जी, संख्याएं बड़े रूप में दो प्रकार के, कौन कौन सी, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक वर्णमाला के अक्षर के द्वारा लिखा जाता है, जिसको प्रेजेंट किया जाता है किससे, आज से। आज याद है कल भूल गए, हो सकता है ना जी ऐसा। तो मुझे बताइए क्या हमारा पेपर बाइलिंगुअल नहीं होता क्या, हिंदी में भी और इंग्लिश में, लेकिन जहां वास्तविक लिखा होगा वहां पर इसकी स्पेलिंग रियल लिखी होगी कि नहीं होगी, तो रटना कहां से मुश्किल, इसके स्पेलिंग की शुरुआत किससे होती है, हम इसको आर बोल देंगे। लेकिन हमने कहा कि इसमें एक तो ये आर याद रख ले, और दूसरा ये कि अगर चार संख्याओं में से पूछ ले वास्तविक कौन सी, तो हम पहले वास्तविक नहीं ढूंढेंगे, हम क्या ढूंढेंगे, काल्पनिक, और उसकी पहचान केवल और केवल क्या है, रूट के अंदर आने वाली ऋणात्मक रूप की संख्या। ज्यादा गहराई में मत उतरिएगा, बहुत कुछ है उसके आगे जानने की, पर हम गणित सीखना चाहते हैं कि हमारे 10% से ही करने का टारगेट है जी, बस 10।
गणित हम बाद में सीख लेंगे लगने के बाद में, इसलिए ज्यादा उस गहराई में नहीं जाना जो इसके अपवाद बनाती है या गणित को सिखाती है। हमारा टारगेट पूरा करते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, कौन कौन सी जी? परिमेय और अपरिमेय अपने पास में। परिमेय और अपरिमेय में आपने फर्क किया, क्या किया कि अगर किसी संख्या का भिन्न रूप प्राप्त हुआ तो, और नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा अपने पास में। भिन्न बना तो परिमेय, नहीं बना तो अपरिमेय। लेकिन हमने कहा कि परिमेय वाले तो बहुत सारी संख्या याद नहीं रहेगी हमें, तो हमने कहा परिमेय छोड़ो, हम पहले किसको याद कर लेते हैं। और इसमें केवल 3 संख्याएं आती है। पहले कौन सी जी? या इसको क्या लिखा जाएगा भी? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटेड। मान कहां तक जाए? कहां तक जाना चाहिए मान? अनंत तक। और कोई ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी शकल याद रहेगी पाई, लेकिन इसके साथ लाइन याद रखेंगे, पाई खुद तो अपरिमेय है, लेकिन पाई के सारे मान अपरिमेय जरूरी है, परिमेय भी होते हैं। लेकिन ये वो संख्या है, क्या कहोगे इनके लिए? सीधी सी बात है, ऐसा शकल जिसके ऊपर लगा रहे, ऐसा सिंबल जिनके ऊपर लगा रहे, वो सदैव और सदैव कैसी संख्या होती है? अपरिमेय, यानी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल है ना हो। कुछ बात यहां तक समझ में आई क्या जी अपने को? अब मुझे एक बात बताइए, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हुआ तो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय होगी। ये बार वाली संख्या होती है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। बार वाली संख्या होती है तो जैसे ही आप इसका पॉइंट हटाते हैं, 1 4 7 है ना, पॉइंट हटाते हैं, दशमलव वाली इस संख्या के नीचे तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं आप। लेकिन यहां बार वाले में कहते हैं कि बार के नीचे जितने अंक होते हैं उतने 9 लगाते हैं। क्या लगाया, कैसे लगाया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या किस रूप में प्राप्त होगी और भिन्न प्राप्त होती है संख्या कैसी होगी? तो मुझे 3 संख्याओं का जवाब दीजिएगा। दशमलव जिनका शांत हो वो दोनों में से कौन सी परिमेय होगी? क्योंकि इसका भिन्न बनेगा कि नहीं बनेगा। इस संख्या का नाम क्या जानते हैं? अशांत आवर्ती। अनंत तक जा रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। और ये अशांत आवर्ती संख्या भी कैसी होगी? परिमेय होगी। और तीसरी ये संख्या कौन सी है? अशांत अनावर्ती। और ये संख्या कैसी होगी जी? अपरिमेय। देखते हैं कुछ बात समझ में आती है क्या? 2011 का आपका क्वेश्चन। अब ये वो क्वेश्चन अच्छे कर पाएगा जिनका हिंदी ठीक है। मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ शब्दों में बात कर रहा हूं। अंत युक्त है या अंत रहित है? ये शब्दों को पकड़ना है आपको, और आरपीसी केवल अपने शब्दों में रोक रहा है। अंत युक्त का मतलब अंत हो जाना क्या? ये कह रहे हो आप? और अंत रहित का मतलब अंत ना हो। तो ये संख्या कैसी हुई? अंत रहित हुई। ठीक है जी। अब आपने एक और पुनरावर्ती युक्त और पुनरावर्ती रहित, इस युक्त का मतलब क्या है? रिपीट होना चाहिए क्या? और इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या को, जिसको मैं जानता था अशांत अनावर्ती, और जिसको मैं एक अपरिमेय संख्या के रूप में पढ़ता आ रहा हूं, क्या आपने भी ऐसा ही पढ़ा इसको? मान कहां तक जा रहा था तो कैसा, और रिपीट नहीं हुआ तो ये संख्या कैसी? ठीक बात। अब इस संख्या को वो कहते हैं अनुपात रहित संख्या का दशमलव। अनुपात रहित देखो क्या होता है, 0.147 147 147 अनंत, क्या 3 3 के ग्रुप बने क्या? और प्रत्येक ग्रुप एक समान होने के बीच का इनका रेशो 1 1 होता है कि नहीं होता? अनुपात तो बनने के लिए आपका एक जैसा ग्रुप होना जरूरी है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसका मान अनंत तक भी जाए और रिपीट भी ना हो।
अब ऑप्शन कौन सा उठा सकते हैं? अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित दशमलव की संख्या के बारे में। लेकिन आपने जितनी सामान्य लैंग्वेज में सीखा उस लैंग्वेज को बड़ा बना दिया। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव रूप नहीं हो सकता। आपने 3 ऑप्शन बताए थे। 0.147 दशमलव का मान शांत है। 0.147 दशमलव का मान अशांत आवर्ती है। 0.147 सॉरी 147385 ये क्या है जी? अशांत अनावर्ती। आप बताएं ये संख्या कैसी? परिमेय क्या? परिमेय परिमेय। और ये परिमेय और ये अपरिमेय। ठीक है जी। अब उत्तर कौन सा? परिमेय संख्या का दशमलव रूप हो सकता है कैसा कैसा? शांत हो सकता है और अशांत आवर्ती हो सकता है। लेकिन वो कहता नहीं होना चाहिए, तो ये अनावर्ती वर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अनावर्ती वर्ड ही आया। और क्योंकि आप अनावर्ती वर्ड को क्या जानते हैं साथ साथ में? अनावसानी, क्योंकि ये इसका प्रयवाची है। अशांत का वर्ड ही यूज किया जाता है, अनावसानी अनावर्ती। अब अगर जिसको ये थोड़ा सा भी इन 3 बातों का ध्यान था उनके लिए तो जीके का क्वेश्चन था, और नहीं तो भले मैथ का बना दो आप अपना क्वेश्चन। हाँ जी। पे अनावसानी वो सिर्फ कहते हैं ये दोनों ही संख्या, केवल मैं ये दोनों संख्या कहूं तो क्या ये दोनों संख्या अशांत वाली है क्या? नहीं। आपने पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरे ऑप्शन में दोनों आएगी कि नहीं आएगी, और तीसरे ऑप्शन में ऊपर वाली और चौथे ऑप्शन में नीचे वाली। तो तब आपने अनावसानी अशांत का तो उसमें दोनों ही आ गई, आवर्ती भी आ गई और अनावर्ती भी। और क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अशांत वाली संख्या कुछ परिमेय होती है और कुछ अपरिमेय होती है? तो ये गलत बता दो, है ना? क्योंकि अशांत में अगर आवर्ती बोल दिया तो परिमेय और अनावर्ती बोल दिया तो अपरिमेय। ज्यादा दूर नहीं है, 2022 में आप गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलव को वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर शांत का मतलब क्या है? शांत नहीं होना, अनंत तक जाना ना। गैर शांत का मतलब ऐसा हो गया। तो गैर शांत का मतलब अशांत। गैर पुनरावर्त मतलब रिपीट होना कि नहीं होना? नहीं होना। तो रिपीट नहीं होते उनको आवर्ती बोलते कि अनावर्ती? अनावर्ती। वो पूछ रहा है कि इस संख्या को क्या कहते हो? क्या कहते हो जी? आपका क्वेश्चन। और हमने चैप्टर की केवल शुरुआत की है, इंट्रो दिया है, और इंट्रो में आपके 3 क्वेश्चन आपके सामने। ये है जी गणित का पहला दिन अपना। अब आप देख लीजिए कितना मुश्किल है। अगर हमने केवल वही कंटेंट पे फोकस किया जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग है तब तो है मुश्किल नहीं। और अगर आप गणित में उतना अच्छा बनना चाहेंगे जितना आपका सब्जेक्ट है तब चुनौती है। क्योंकि हम गणित को नहीं सीखना चाहते, मैं ये मानता हूं कि केवल हम अपने प्रश्नों को सही करना चाहते हैं। गणित सीखने का समय आएगा, बिल्कुल आप लेक्चरर बनिए, फिर मिलेंगे अपने और बड़े अच्छे से सीखेंगे गणित। फिर आप इतिहास के बजाय गणित पढ़ाते रहना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से अपना टारगेट को ध्यान पे रखना चाहिए, सीधा सीधा वो कंटेंट जो आरपीसी चाहता है और जो आरपीसी पूछता है, तब मुश्किल नहीं है। और जैसा मैंने कहा, केवल हमने आज एक तरीके से आपका डेमो ही हुआ, और हमने आरपीसी के 3 क्वेश्चन किए हैं 11 से लेकर 22 तक। और ये हर चैप्टर में ऐसा हुआ है कि अगर आप प्रॉपर कंटेंट को पढ़ते हैं, और अभी तक रुका नहीं,
इस विभाजन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, आपके क्वेश्चन और आ जाएंगे सामने। तो अगर आपके नंबर सिस्टम को पकड़ना है तो हम कुछ पार्ट को ही ज्यादा फोकस करेंगे जो आरपीसी के नेचर में है, और पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर महीने भर है नंबर सिस्टम ही पढ़ते रहना जी अपने। पर मेरे लिए तो जी ना ऐसा पढ़ाने का तरीका है और ना मैं आपकी गलत एनर्जी नहीं लगाऊंगा। हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट पढ़ेंगे ताकि अपने क्वेश्चन सही हो, क्योंकि इसके बाद में जस्ट मेरी क्लास है। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है जी।